नमस्कार मित्रों। आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें, हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। हमें जानना है कि भाषा क्या है। देखिए, संस्कृत के भाष धातु से टाप प्रत्यय करने पर भाषा शब्द बनता है। और भाषा किसे कहा जाता है? हमारे विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम भाषा कहलाती है। अर्थात हमारे विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो भाषा है। अर्थात वही भाषा है। हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं किसी के सामने, तो वही एक भाषा का रूप ले लेती है जो हम बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, कोई भी भाषा है उसकी जो महत्वपूर्ण इकाई होती है वो होती है ध्वनि। और ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण कहा जाता है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण कहा जाता है। और वर्ण वह लघु ध्वनि होती है जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। दोबारा से देखिए, हिंदी एक भाषा है। हमने सीखा कि भाषा जो शब्द है वो कैसे बना है। संस्कृत के भाष धातु से टाप प्रत्यय करने पर भाषा शब्द बनता है। भाषा कहते किसको है? हमारे विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है वही भाषा है। देखिए, भाषा की सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है वो ध्वनि है। भाषा की सबसे जो महत्वपूर्ण ध्वनि है, जो भाषा की जो महत्वपूर्ण इकाई है वो क्या है? ध्वनि है। और ध्वनि को लिखित रूप में क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। वो वर्ण भाषा की वह लघु ध्वनि होती है। वर्ण वह लघु ध्वनि होती है जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब देखिए, इसी क्रम में देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णमाला की। वर्णमाला ये वर्णमाला किसे कहते हैं? हमने अभी बात की कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। और वर्णमाला, जो वर्ण है उनको व्यवस्थित क्रम में लिखा गया तो वह वर्णमाला कहलाती है। सबसे पहले बात आती है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? ऐसा वर्ण जो सार्थक हो तथा स्वतंत्र अर्थ रखते हैं वह स्वर कहलाते हैं। बात आती है स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, रे, ई, आई, ओ, औ। ये हिंदी भाषा के 11 स्वर हैं। देखिए, स्वर कितने होते हैं? प्रश्न आता है सबसे पहले कि हिंदी में कितने स्वर हैं। तो हिंदी में स्वर की संख्या है वो 11 है। ध्यान करें, ए, आ, ई, उ, रे, ई, आई, ओ, औ। अब देखिए, इसको हम कै के अंदर लगाने का प्रयत्न करेंगे, स्वर को मिलाने का प्रयत्न करेंगे। क, की, कु, प्री, की,
कौ। अब देखिए पहला प्रश्न आया कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है मात्राएं कितनी होती है, मात्रा कितनी होती है। देखिए मात्रा कितनी होती है, 10 होती है। ऐसे कैसे कि स्वर तो 11 होते हैं, मात्राएं 10 क्यों। देखिए इस कै में ए मिला है, यहाँ कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है, इसमें कौन सी मात्रा है, ये मात्राएं मैं अलग कर रहा हूँ ताकि हमें ध्यान रहे कौन सी मात्रा क्या है, मात्रा हमें ध्यान रहेगी तो हम निश्चित रूप से जल्दी सीखेंगे और आसानी से सीखेंगे। देखिए ये मात्रा नहीं है, ये आ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है, ये री की मात्रा है, और ये ए की मात्रा है, ये ऐ की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, और ये औ की मात्रा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए मात्राएं कितनी हुई, 10। स्वर कितने हैं, 11। ये एक प्रश्न बना। अब देखिए इसके बाद में जो स्वर हैं, स्वरों का जो विभाजन है उसकी बात आती है, विभाजन की, स्वरों का विभाजन। अब देखिए इसके बाद में स्वरों के विभाजन की बात आती है। मात्राएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब देखिए बात आती है स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन देखिए, पहला है मात्रा के आधार पर। ये मात्रा के आधार पर क्या है, विभाजन है। देखिए मात्रा के आधार पर, मात्रा किसे कहते हैं, उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाती है। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाती है। अर्थात उच्चारण के आधार पर इनका पहला विभाजन हम पढ़ेंगे। तो पहला मात्रा के आधार पर है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर ये कौन कौन से हैं, अ, उ, रे। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। इन्हें हिंदी भाषा में मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, ये देखिए आ, ई, उ, ई, आई, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी है, 7 है। अब देखिए इन्हें दीर्घ क्यों कहा जाता है, हमने पढ़ रहे हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा का मतलब था कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण में लगने वाला समय, अर्थात इसमें जो समय लगेगा उसका जस्ट डबल लगेगा तो वो क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा। जैसे अ ए बोलने में 1 सेकंड लगता है तो आ बोलने में 2 सेकंड लगेगा, तब हमारा उच्चारण शुद्ध होगा। जैसे ई, उ, ए, आ, यानी कि समय में परिवर्तन हो रहा है। अब इसके बाद में देखिए कई किताबें एक और विभाजन करते हैं, प्लुत। अब ये प्लुत स्वर क्या होता है, अब प्लुत स्वर में देखिए एक उदाहरण मिलता है ओम का। देखिए यहाँ ये क्या है, इसको समझना है। देखिए हमने ए उच्चारित किया, उसमें अगर 1 सेकंड लगा है तो हम प्लुत जब उच्चारित करेंगे तो उसमें 3 सेकंड का समय लगेगा। अर्थात ये जो 3 का दिखाई दे रहा है, 3 संख्या यहाँ पे, इसका मतलब है इसमें समय लगाना है। तो हम इसको उच्चारित करेंगे तो इसका 3 गुना, यानी कि लघु स्वर का 3 गुना उच्चारण में समय लगना चाहिए, तो हमारा उच्चारण शुद्ध होगा। जैसे ओम, देखिए ये हुआ पहला विभाजन। दूसरा देखिए ओष्ठ आकृति के आधार पर।
पहला हमने पढ़ा मात्रा के आधार पर, दूसरा हम पढ़ रहे हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर जो स्वर हैं वो दो प्रकार के, एक तो है वृत्ताकार और एक है अवृत्ताकार। ये वृत्ताकार का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि ऐसा स्वर या ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करते हैं तो हमारे जो ओष्ठ हैं उनकी आकृति क्या हो जाती है? वृत्त के समान हो जाती है। तो इसमें देखिए स्वर आते हैं उ, ऊ, ओ, औ। और अवृत्ताकार में कौन कौन से आ जाएंगे? ए, आ, ई, री, ए, आई। तो ध्यान में आ गया होगा। वृत्ताकार क्या है कि इस स्वरों को उच्चारित करते समय जो होठ की या ओष्ठ की आकृति है वो एक वृत्त के समान हो जाती है, और इन स्वरों को उच्चारित करते समय ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान नहीं होती, इसलिए इन्हें अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है और इन्हें वृत्ताकार। इसमें हमने विभाजन किया था लघु स्वर का और दीर्घ स्वर का। इनकी संख्या 4 थी और इनकी संख्या 7। अब देखिए तीसरा विभाजन जो है जिह्वा के आधार पर, हम इसको समझना होगा। जिह्वा के आधार पर इसमें भी 3 प्रकार हैं। मान लीजिए ये आपकी जिह्वा है, इसके हमने 3 भाग कर लिए। ये सबसे आगे है इसलिए इसे अग्रभाग कहेंगे, ये मध्य में है इसलिए इसे मध्य भाग कहेंगे, और ये बाद में है इसलिए इसे पश्च भाग कहेंगे या पश्च भाग कहेंगे। अब देखिए मध्य में एक ही स्वर आता है, वो आता है अ। अग्रभाग में कौन कौन से आते हैं? ई, ए, ऐ। और पश्च भाग में कौन कौन से आते हैं? आ, उ, ऊ, ओ, औ और रे। दोबारा से देखिए जिह्वा के आधार पर, अर्थात जिह्वा के 3 भाग हैं। पहला अग्रभाग, बीच का मध्य भाग और अंत का अंतिम भाग या पश्च भाग। तो अग्रिम भाग में जो स्वर बोले जाते हैं, उच्चारित होते हैं, वो है ई, ए, ऐ। और मध्य भाग में ऐ स्वर आता है और पश्च भाग में आ, उ, ओ, औ और रे स्वर आता है। देखिए आगे वाला जो विभाजन है, हमने इसका भी विभाजन किया। अग्रभाग जिह्वा का और मध्य भाग और पश्च भाग। हमने अग्री भाग में लिखे स्वर बताए ई, मध्य भाग में ऐ स्वर आता है और पश्च भाग में आ आता है और ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, री आती है और ओ आता है और औ आता है। देखिए चौथा देखिए हम कर रहे हैं मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर इसके 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? देखिए समवृत्त, दूसरा है अर्धसमवृत्त, तीसरा है विवृत्त और चौथा है अर्धविवृत्त। देखिए होता क्या, पहले हम देखेंगे कि जब हम इन स्वरों को उच्चारित करते हैं कब हमारा मुख समृद्ध होता है, कब अर्ध समृद्ध होता है, कब विवृत होता है और कब अर्ध विवृत होता है। तो देखिए समृद्ध का अर्थ होता है कि मुख का जो मार्ग है
वह विकसित हो जाता है, खुल जाता है। तो इसमें जो स्वर आते हैं वो आते हैं ई, उ, ऊ, 4 स्वर होते हैं। अर्ध समृद्ध का अर्थ है कि इसमें मुख का मार्ग विकसित हो जाता है और इसमें थोड़ा कम विकसित हो जाता है, इसलिए इसमें स्वर आते हैं ओ, ए। विपरीत, विपरीत का अर्थ है कि मुख का पूर्ण खुल जाना। तो इसमें जो स्वर आता है वो आता है आ। और अर्ध विपरीत है, इसका अर्थ है मुख का थोड़ा कम खुलना। तो इसमें जो स्वर बचे हुए हैं वो इसमें आ जाएंगे, जैसे ए, रे, आगे ए, री, औ और आई। तो 4 4 8 8 और 3 11, ये स्वर पूर्ण हो चुके हैं। इसके बाद में एक चौथा प्रकार और देखिए, 5वां। एक बार पुनः इनको देख लीजिए, अंतिम फिर करेंगे। फिर एक बार पुनः इनको देखिए। पहला हमने किया मात्रा के आधार पर लघु स्वर और दीर्घ स्वर। इसके मात्रा के आधार पर 2 प्रकार हैं, और लघु स्वर हमने पढ़े ए, ई, उ, रे। दीर्घ स्वर हमने पढ़े आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 7 है। उसके बाद में ओष्ठ आकृति के आधार पर, इसमें ओष्ठ आकृति के आधार पर 2 प्रकार है, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब आपको बताया है कि मुख की आकृति, ओष्ठ की आकृति है वो वृत्त के समान हो जाती है, वो स्वर हैं उ, ओ, औ। अवृत्ताकार का मतलब है कि इनको स्वरों को उच्चारित करते समय ओष्ठ की आकृति है वो वृत्त के समान नहीं रहती। तो इसमें स्वर आते हैं ए, आ, ई, री, ई, ऐ। उसके बाद में देखिए जिह्वा के आधार पर, तीसरा हमने पढ़ा जिह्वा के आधार पर। इसमें भी 3 प्रकार हैं। जिह्वा के आधार पर जीव का अग्रभाग है, उसमें ई, ए, ऐ ये स्वर आते हैं। और उसके बाद में मध्य भाग में अ स्वर आता है, और पश्च भाग में आ, उ, री, ओ, औ ये स्वर आते हैं। मुख खुलने के आधार पर देखिए इसमें 4 प्रकार हैं, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विपरीत, अर्धविपरीत। समृद्ध में ई, उ, और अर्धसमृद्ध में ओ, ए, विपरीत में आ, अर्धविपरीत में अ, रे, ओ, ऐ ये स्वर आते हैं। अब देखिए 5वां जो प्रकार है, 5वां जो विभाजन है वो है स्वर तंत्रों के आधार पर। स्वर तंत्रों के आधार पर देखिए स्वर तंत्र हमारे कितने हैं, 5 हैं। स्वर तंत्र कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, कंठ, सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। ये स्वर तंत्र है, उच्चारण स्थान है। तो इनका यही क्रम है। देखिए कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, ए, आ। तालु से ई, मूर्धा से री, दंत से कोई स्वर नहीं बोला जाता, ओष्ठ से उ, ओ, औ। अब बच्चे देखिए तालु से ए, ऐ। ये 5वां विभाजन है। देखिए स्वर तंत्रों के आधार पर स्वर जो तंत्र हैं हमारे उच्चारित होने वाले, जहाँ से उच्चारित होते हैं वो 5 हैं। उनका क्रम है इसी प्रकार है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और कंठ से उच्चारित होने वाले ए, आ हैं, और तालु से उच्चारित होने वाले ई, ए, ऐ हैं। मूर्धा से उच्चारित होने वाला री है। दंत से कोई भी उच्चारित स्वर नहीं होता, और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले 4 स्वर हैं। इसके बाद में देखिए कुछ किताबें ये बताती हैं समान स्वर, समान स्वर और संध्या स्वर।
ये दो प्रकार एक और है। संध्या स्वर है जो ए, ऐ, ओ, औ को कहा जाता है, और समान स्वर है वो है ए, आ, ई, उ, और रे। इनको समान स्वर कहा जाता है, इनको संध्या स्वर कहा जाता है या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संध्या स्वर या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ये संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? देखिए, संयुक्त का मतलब होता है मिलना, अर्थात ये जो स्वर हैं किसी और स्वर से मिल करके बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। देखिए, ए और ई जब स्वर मिलता है तो ए स्वर बन जाता है, और ए और ए स्वर मिलता है तो ऐ स्वर बन जाता है, और ए और उ स्वर मिलता है तो ओ बन जाता है, और ए और ओ स्वर मिलता है तो औ बन जाता है। इसलिए ये दोनों का संयुक्त होने के कारण, अर्थात दो दो स्वरों का मिला हुआ होने के कारण इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ आप जो अध्ययन कर रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले और आपकी जिज्ञासा शांत की जाए।